नमस्कार, मैं प्राध्यापक अशोक सिंह। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब जो है कक्षा 11वीं के हिंदी युवक भारती में शामिल किए गई दूसरे पाठ के रूप में लघु कथाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका श्रीमती संतोष श्रीवास्तव हैं। पाठ 2 लघु कथाएं, श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी। बेशक आज की वर्तमान जो समस्याएं हैं, ज्वलंत जो समस्याएं हैं, उनको उजागर करते हुए लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास इन दो छोटी कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी और सराहनीय कार्य है। लघु कथा को समझने के लिए, रचना को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले हम जो है लेखिका का परिचय पढ़ लेते हैं। लेखिका परिचय इस प्रकार है। संतोष श्रीवास्तव जी का जन्म 23 नवंबर 1952 को मंडला, मध्य प्रदेश में हुआ। इन्होंने एमए इतिहास और हिंदी विषय के साथ किया। बीएड तथा पत्रकारिता की उपाधियां भी प्राप्त की। नारी जागरूकता और उसकी अस्मिता की पहचान इनकी लेखनी के विषय हैं। इनकी रचनाओं में एक ओर वर्तमान स्थितियों तथा सामाजिक विसंगतियों का चित्रण दृष्टिगोचर होता है, तो वहीं दूसरी ओर जीवन जीने की छटपटाहट और परिस्थितियों से लड़ने की सार्थक सोच भी है। अब हम लेखिका की प्रमुख कृतियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। बहके बसंत तुम, बहते ग्लेशियर, ये दोनों कहानी संग्रह है। दबे पांव प्यार, टेम्स की सरगम। ख्वाबों के पैरहन, उपन्यास है। फागुन का मन, ललित निबंध संग्रह। नीली पत्तियों की शायराना हरारत, यात्रा संस्मरण आदि। विधा परिचय। लघु कथा मतलब छोटी कहानी। लघु कथा हिंदी साहित्य में प्रचलित विधा है। यह गद्य की ऐसी विधा है जो आकार में लघु है, अर्थात छोटी है, पर कथा के तत्वों से परिपूर्ण है। कम शब्दों में जीवन की संवेदना, पीड़ा, आनंद को सघनता तथा गहराई से प्रस्तुत करने की क्षमता इसमें होती है। किसी परिस्थिति या घटना को लेखक अपनी कल्पना का पुट देकर रचता है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा आदि प्रमुख लघु कथाकार हैं। अब हम पाठ परिचय की तरफ आगे बढ़ते हैं। पाठ परिचय। उषा की दीपावली लघु कथा अनाज की बर्बादी पर बाल मन की संवेदनशीलता और संस्कारों को जागृत करती है। एक और थालियां भर भर कर जूठन छोड़ने वाले लोग हैं, तो दूसरी ओर अनाज के एक एक कौर को तरसते और विभिन्न तरीकों से रोटी का जुगाड़ करते लोग हैं। मुस्कुराती चोट लघु कथा आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न कर पाने की व्यवस्था तथा मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखने की अदम्य इच्छा को दर्शाती है। यह बाल मजदूरी जैसी समस्या को इंगित करते हुए हौसला देती है, आशावाद को बढ़ाती सकारात्मक और संवेदनशील लघु कथा है। यहाँ पर हम सबसे पहले जो लघु कथाओं में दो है, एक अ है और एक आ है। अ है उषा की दीपावली और आ है मुस्कुराती चोट। तो सबसे पहले हम उषा की दीपावली के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आप लोग जो है ध्यान से अपनी पाठ्यपुस्तिका में उषा की दीपावली का अगर जो है पाठ परिचय लें तो सिर्फ जो है इतना ही आएगा कि उषा की दीपावली लघु कथा अनाज की बर्बादी पर बाल मन की संवेदनशीलता और संस्कारों को जागृत करती है। एक तरफ थालियां भर भर कर जूठन छोड़ने वाले लोग,
तो दूसरी ओर अनाज के एक एक कौर को निवाले को तरसते और विभिन्न तरीकों से रोटी का जुगाड़ करते हुए लोग दिखाई देते हैं। कहानी के पात्र के रूप में उषा 10 वर्ष की लड़की है और बबन सफाई कर्मचारी, सफाई का काम करने वाला। ध्यान से सुनिए। उषा की दीपावली। दादी ने नरक चौदश के दिन, इसको नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, दिवाली के एक दिन पहले वाला दिन, दादी ने नरक चौदश के दिन आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे की देहरी जगमगा दी थी। घर पकवान की खुशबू से तरबतर था। गुजिया, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ था, मगर 10 वर्षीय उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयां ही पसंद थी। दादी कहती है कि तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई ही आएगी। यह सब तो पड़ोसियों, नाते रिश्तेदारों, घर आए मेहमानों के लिए हैं। आटे के दीपक कंपाउंड की मुंडेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। अब देखिए, यहां पर जिक्र किया गया है आटे के दीपक के बारे में। दरअसल हमारे यहाँ मिट्टी के बने हुए दीपक जलाए जाते हैं, लेकिन जहां पर मिट्टी के बने हुए दीपक नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पर घर वाले या घर में जो बुजुर्ग होते हैं, वे आटे का ही दीपक बना लेते हैं और उसी में दिया जलाते हैं। और दीपावली के अवसर पर अधिक दिए की जरूरत पड़ती है, इसलिए वे पहले से ही आटे का दीपक बना लेते हैं। यहां पर आटे के दीपक को जो है जलाया जाता है, वो बुझने के बाद जो है उसका फिर से दूसरे उपयोग में लाने की बात की गई है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि आटे के दीपक कंपाउंड की मुंडेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। मतलब ये कि घर का जो कंपाउंड है उसके ऊपर जो है दिया सजाया गया था, रखा गया था। जितना उसमें तेल डाला गया था, जब तक तेल रहा तब तक वो दीपक जला और उसके बाद जो है वो बुझ गया। उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट से नीचे उतरी तो उसने देखा पूरा कंपाउंड पटाखों के कचरे से भरा हुआ था। उसने देखा सफाई करने वाला बबन उन दीपों को कचरे के डिब्बे में न डाल अपनी जेब में रख रहा था, कि जिसमें दिया जलाया गया था, जो आटे का दीपक बनाया गया था, उसे कचरे में न डाल करके उसे सफाई कर्मी जो बबन है, बबन नाम का सफाई कर्मचारी है, वह उठा उठा करके अपनी जेब में रख रहा था। कृशकाय, कृशकाय का अर्थ होता है दुबला पतला। बबन कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए हर रोज उसे सलाम करता था। तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिया? यहां पर उषा पूछती है। उषा ने पूछा कि तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिया? घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लेंगे, अन्न देवता है ना, बबन ने खिसे निपोड़े। मतलब हल्का सा जो है दांत दिखाते हुए मुस्कुराते हुए उसने कहा, ये अन्न देवता है, क्योंकि आटे से बना हुआ दीपक है, अन्न देवता है। घर ले जाकर के इसको अच्छी तरह से इसकी सेकाई करूंगा और फिर से खा लेंगे। उषा की आंखें विस्मय से भर उठी, आश्चर्य से, विस्मय आश्चर्य से, सरप्राइज हो गई हो। तमाम दावतों में भरी प्लेटों में से जरा सा टूंगने वाले मेहमान और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों का अंबार उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आया। मतलब उसने जो है शादी ब्याह के मौकों पर देखा है कि प्लेट भर के लोग जो है खाना लेते और उसमें से थोड़ा सा खा करके बाकी छोड़ देते थे। वह दृश्य उसकी आंखों में सैलाब की तरह बन करके उमड़ आया। वह दौड़ती हुई घर गई, जल्दी जल्दी पकवानों से थैली भरी और दौड़ती हुई एक सांस में सीढ़ियां उतर गई। अब वह थी और बबन की कांपती हथेलियों पर पकवान की थैली। उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे और पकवानों की थैली देख बबन की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। यहाँ पर संवेदना को दर्शाया गया है कि उषा जो है कितना संवेदनशील है, कि बबन की बातों से वो उसके मन में
दया की भावना उमड़ी, सहानुभूति की भावना उमड़ी और वो घर में बने हुए नाते रिश्तेदारों के लिए, अड़ोस पड़ोस के लिए जो अनेक प्रकार के जो है पकवान बने हुए थे, वो गई और उसे थैली में भर करके ला करके वो बबन को देती है। तो यहाँ पर कुछ देने का जो अनुभव है, किसी की सहायता, किसी की मदद करने का जो आभास होता है, जो एहसास होता है, वो खुशी के रूप में जो है उभर करके आती है। और दूसरी तरफ जो है, बब्बन को भी उतनी ही खुशी होती है, उतनी ही प्रसन्नता होती है, क्योंकि अनअपेक्षित चीज़, ऐसे मौके पर जब किसी के द्वारा जो है ऐसी चीज़ मिल जाए जिसकी हमको नितांत आवश्यकता होती है, बहुत ज़रूरत होती है, तो बेशक हमारी खुशी दुगनी हो जाती है, बढ़ जाती है। अब ये जो पहली जो लघु कथा है, उस पर आधारित देखिए शब्द संपदा सामने दिखाई दे रहा है। पहले पर्यायवाची, दिन का, वार, दिवस, वासर, दीप, दिया, दीपक, घर, सदन, निकेतन, गृह, खुशबू, महक, सुगंध, सौरभ, मेहमान, अतिथि, आगंतुक, पहुना, विस्मय, अचरज, आश्चर्य, अचंभा, देवता, सुर, देव, इष्ट, आंख, नेत्र, नयन, लोचन, विलोम शब्द, नरक, स्वर्ग, दिन, रात, खुशबू, बदबू, घर, बेघर, आदि, अंत, मिठाई, खटाई, पसंद, नापसंद, सफाई, गंदगी, कृषकाय, भीमकाय, अच्छा, बुरा, उतरना, चढ़ना। यहाँ पर ये शब्द शब्द संपदा पाठगत है। इस पाठ पर आधारित छोटी जो कहानी है, उस पर जो है आधारित है, उषा की दीपावली पर। इसका स्वाध्याय हम बाद में देखेंगे। अभी सबसे पहले हम दूसरी जो छोटी कहानी है, लघु कथा मुस्कुराती चोट, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। मुस्कुराती चोट लघु कथा आर्थिक अभाव के कारण, आर्थिक अभाव, पैसों की तंगी के कारण, पढ़ाई न कर पाने की विवशता तथा मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखने की अदम्य इच्छा को दर्शाती है। अदम्य अटल इरादा, इरादे को दर्शाती है। यह बाल मजदूरी जैसी समस्या को इंगित करते हुए हौसला देती है। इंगित करना, संकेत करना, आशावाद को बढ़ाती सकारात्मक और संवेदनशील लघु कथा है। लघु कथा, छोटी कहानी। कहानी के पात्र में बबलू गरीब परिवार का लड़का है। माँ बाप, माँ चौका बर्तन करती है, पिता बीमार है। मालकिन, पहले बबलू की बातों पर विश्वास न करना, पर सच्चाई सामने आने पर बबलू की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का निश्चय करना। यह वही मालकिन है जिसकी बेटी जो है कॉलेज में पढ़ती है, जिसके यहाँ बबलू जो है रद्दी लेने के लिए जाता है। तो चलिए हम लोग जो है इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। घर में बाबा बीमार थे। उनकी दवाई, राशन के लिए पैसे चाहिए थे। माँ चार घर में चौका बर्तन करके जितना लाती वह सब बाबा की दवाई और घर में ही लग जाता। बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। मां को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पर पढ़ाई के प्रति लालसा बनी हुई थी। लालसा, इच्छा, उसके अंदर चाह बनी हुई थी, ललक बनी हुई थी। उस दिन भी तराजू पर रद्दी तौलते हुए बबलू की नजर लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा था। वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाएं। स्कूल नहीं जाता तो अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझसे काम कराते हैं। घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पर नजर जमाए कहा। तभी उनकी कॉलेज के लिए तैयार होती लड़की ने कहा, माँ, बाल मजदूरी तो अपराध है ना? हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। बबलू को बुरा लगा और उसने अपशब्द सहे नहीं गए, उससे अपशब्द सहे नहीं गए। कौन से अपशब्द? जो माँ बाप के लिए कहा गया था। स्कूल बप्पा ने भेजा था, मतलब उसके पिताजी ने स्कूल भेजा था मेम साहब, पर उनके पास किताबों के लिए पैसे न थे, इसलिए पढ़ाई रुक गई। माँ, इससे इन किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आएगी, वह इनसे अपनी पढ़ाई कर लेगा। कुछ नहीं होता इससे, हम फ्री में देंगे और यह रद्दी पेपर के मालिक से किताबों के पैसे
ले चाट पकौड़ी में उड़ा देगा। इनके बस का नहीं है पढ़ना। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधा घर पहुंचा। उसने बोरे में से किताबें निकालकर अलग रख दी। फिर बोरा लेकर वह रद्दी पेपर के दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार ने रद्दी तौल किनारे रखी। पैसे तो बचे होंगे तेरे पास। जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय ले आ, फिर हिसाब कर। बबलू सिर झुकाए खड़ा रहा। दुकानदार बार बार बोलता रहा, पर बबलू टस से मस न हुआ। मतलब अपनी जगह से नहीं हिला। टस से मस न होना मुहावरा है। अब दुकानदार से रहा नहीं गया। वह झल्ला उठा। अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं? रुपए खर्च हो गए सेठ। क्या? तेरे पैसे थे जो खर्च कर दिए? दुकानदार ने उसको बुरी तरह से डांट दिया और डांट खाने के बावजूद वह मुस्कुरा रहा था। अब वह स्कूल जा सकेगा। उसके पास भी किताबें हैं। वह घर की ओर लौट पड़ा। घर लौटते हुए रास्ते में वही सुबह वाली मालकिन और उनकी लड़की मिल गई। उसके हाथ में किताबें देख मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसे सुबह कहे हुए अपने ही अपशब्द याद आ गए और अपने ही शब्दों पर अपराध बोध हो गया। अपराध बोध होना, गलती का एहसास होना, ज्ञान होना। बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा को देखकर, उसके इरादे को देखकर, उसकी इच्छा को देखकर, उसकी अभिलाषा को देखकर, ललक देखकर उसने निश्चय किया कि अब उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा वही उठाएगी। बबलू की खुशी का ठिकाना न था। खुशी का ठिकाना न होना, बहुत अधिक प्रसन्नता होना मुहावरा है। यहां पर इस तरह से देखिए, कहानी में संवेदनशीलता को, सहानुभूति की भावना को दर्शाया गया है कि एक तरफ जो है बबलू आर्थिक तंगी के कारण जो है मजदूरी का कार्य, अर्थात लोगों के घर जा जा करके रद्दी इकट्ठा करने का कार्य करने के लिए मजबूर होता है और उसकी पढ़ाई जो है प्रभावित होती है। लेकिन परिस्थितियों के कारण जो है फिर मोड़ आता है। वही मालकिन जिसने उस पर संदेह किया था, हकीकत जानने के बाद उसकी पढ़ाई का पूरा जिम्मा, पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो जाती है और जिसकी बदौलत बबलू बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी मनोकामना थी, उसकी अभिलाषा थी आगे पढ़ाई करने की, और जो उसे अब पूरी होती हुई दिखाई दे रही थी। अतः इससे ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि समाज में, हमारे आसपास इस तरह का अगर कोई है, कोई ज़रूरतमंद है, और यदि हम सक्षम हैं, तो हमें यथासंभव, यथाशक्ति जितना हो सके उसकी सहायता, उसकी मदद करनी चाहिए। चलिए, मुस्कुराती चोट पर आधारित यहाँ पर हम शब्द संपदा देख लेते हैं। विलोम शब्द: बीमार, बीमार, स्वस्थ; सहारा, बेसहारा; पढ़ाई, लिखाई; दिन, रात; बेचना, खरीदना; मालकिन, नौकरानी; अनपढ़, पढ़ा लिखा; अपशब्द, सुशब्द; खर्च, आमदनी; खुशी, गम। पर्यायवाची: लालसा, इच्छा, चाह, कामना, अभिलाषा; रास्ता, सड़क, पथ, राह, मार्ग; हाथ, कर, हस्त, हथेली; बीमार, रोगी, अस्वस्थ, रोगग्रस्त; स्कूल, विद्यालय, पाठशाला, शिक्षालय, विद्या मंदिर; माँ, जननी, जन्मदात्री, माता, अम्बा; पिता, जनक, जन्मदाता, सृष्टा। अब हम आगे बढ़ते हैं स्वाध्याय की तरफ। संजाल पूर्ण कीजिए। बबन दोषों को, दीपों को यहां नहीं डाला। कहाँ नहीं डाला? कूड़े कचरे में, जहां पे डालना चाहिए था। दीपों को यहां रखा, कूड़े कचरे में न डालकर दीपों को उसने जेब में रख लिया। बबन यह काम करता था सफाई का। बबन घर जाकर यह करेगा, दीप सेंक कर खाएगा। इस तरह से देखिए, यहाँ पर संजाल पूर्ण करो या आकृति पूर्ण करो का कार्य दिया गया है, जिसमें बबन से रिलेटेड 4 घटक आधारित जो है
मुद्दे दिए गए हैं। परीक्षा में ये आधे आधे अंक के लिए पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दावत में होने वाली अन्न की बर्बादी पर उषा की प्रतिक्रिया। उषा की आंखों में आंसू आ गए। क्या प्रतिक्रिया रही कि उसके आंखों में आंसू आ गए। जो बात वो पाठ्यपुस्तिका में आई है कि सैलाब उमड़ आए। संवादों का उचित घटनाक्रम। रुपए खर्च हो गए मालिक। स्कूल नहीं जाता हूँ। जाता तू अजीब है। अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं। माँ, बाल मजदूरी अपराध है ना। स्कूल नहीं जाता तू अजीब है। माँ, बाल मजदूरी अपराध है ना। अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं। रुपए खर्च हो गए मालिक। समूह में से विसंगति दर्शाने वाले किदंत व तद्धित शब्द चुनकर लिखिए। मानवता, हिंदुस्तानी, ईमानदारी, पढ़ाई। पढ़ाई किदंत शब्द। अब ये कृदंत शब्द क्या होता है इस पर आपको बता दूं कि जो भी क्रिया शब्द होते हैं, क्रिया मतलब वर्ब, उसके अंत में जब प्रत्यय लग करके उसका रूप बदलता है तो कृदंत कहलाता है। ध्यान दीजिए कि जहां पर क्रिया के अंत में प्रत्यय लगता है और नया शब्द बनता है वो कृदंत कहलाता है, और जहां पर अन्य शब्द होते हैं क्रिया को छोड़ करके और वहां पर प्रत्यय लगता है तो वो तद्धित कहलाता है। ध्यान रहे कि क्रिया के अंत में जब प्रत्यय जुड़ता है तो कृदंत होता है। तो यहाँ पर पढ़ना, पढ़ाई जो है, पढ़ना उसका मूल है और पढ़ना जो है क्रिया है, इसलिए ये कृदंत है। थकान, लिखावट, सरकारी, मुस्कुराहट। अब देखिए यहाँ पे अगर हम थकना लेवे, लिखना लेवे, मुस्कुराना लेवे, तो ये तीनों जो है कृदंत है। यहाँ पर विसंगति मतलब कृदंत के अलावा सरकारी जो है वो वर्ब नहीं है, तो सरकारी जो है क्या हुआ, तद्धित शब्द। मैंने बता दिया आपको कि कृदंत क्या है, कि क्रिया के अंत में जो प्रत्यय जुड़ता है वो कृदंत होता है, और क्रिया के अलावा जो अन्य शब्द होते हैं जिसके अंत में प्रत्यय जुड़ता है वो तद्धित कहलाता है, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुढ़ापा, पितृत्व, हंसी, आतिथ्य। हंसी, हंसना क्रिया है इसलिए कृदंत शब्द। कमाई, अच्छाई, सिलाई, चढ़ाई। यहाँ पर देखिए अच्छाई तद्धित शब्द है, बाकी जो है तीन, कमाना, सिलना और चढ़ना, ये क्रिया है। निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए शब्दों के वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। पेड़ पर सुंदर फूल खिला है। पेड़ों पर सुंदर फूल खिले हैं। कला के बारे में उनकी भावना उदात्त थी। कलाओं के बारे में उनकी भावनाएं उदात्त थीं। दीवारों पर टंगे हुए विशाल चित्र देखें। दीवार पर टंगा हुआ विशाल चित्र देखा। वे बहुत प्रसन्न हो जाते थे। वह बहुत प्रसन्न हो जाता था। हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़ें नहीं होती। हमारी तुम्हारी तरह इसमें जड़ नहीं होती। ये आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहे थे। यह आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहा था। वह कोई बनावटी सतह की चीज है। वे कोई बनावटी सतह की चीजें हैं। निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके प्रत्येक का वाक्य में प्रयोग कीजिए। परिवर्तित शब्द। अध्यापक से अध्यापिका। मूल शब्द अध्यापक है जिसका बदल करके अध्यापिका किया गया, और इसका वाक्य प्रयोग। मेरा सपना था कि एक दिन अध्यापिका बन जाऊं। रानी का राजा। रानी मूल शब्द है जिसका लिंग बदला गया, राजा हुआ। राजा प्रजाहित दक्ष था, मतलब प्रजा के भलाई के बारे में सोचता था। नायिका, अगला शब्द नायिका है। नायिका का लिंग परिवर्तन करके नायक हुआ। वह उस चित्रपट का नायक था, या वह उस फिल्म का नायक था। अगला शब्द है देवर। देवर से जो है देवरानी बना। देवरानी ने
चूड़ियां पहनी, या ऐसे भी कह सकते हैं देवरानी ने सास को ताना मारा। अगला शब्द है पंडित, जिसका लिंग परिवर्तन करके पंडिताइन हुआ। पंडिताइन मौसी ने मुझे पुकारा, या पंडिताइन ने पंडित जी को जजमानी के लिए भेजा। अगला शब्द है यक्ष, जिसका लिंग परिवर्तन करेंगे तो यक्षिणी होगा। यक्षिणी और अप्सराएं विहार कर रही थी, मतलब घूम रही थी। बुद्धिमान का लिंग परिवर्तन करने पर बुद्धिमती, वह एक बुद्धिमती नारी है। वह एक बुद्धिमती नारी है या स्त्री है। श्रीमती का श्रीमान, आइए श्रीमान जी थोड़ा आराम कीजिए, या श्रीमान जी आपसे आग्रह है, मेरी बात पर गौर फरमाइए। दुखियारा का लिंग परिवर्तन होगा तो दुखियारी, बुढ़िया बेचारी दुखियारी लग रही थी। विद्वान का लिंग परिवर्तन करेंगे तो विदुषी, उस विदुषी नारी ने सभा में तात्विक चर्चा की या अपनी विद्वता का परिचय दिया। अब देखिए आगे अभिव्यक्ति वाला जो प्रश्न है, अन्न बैंक की आवश्यकता, इस पर अपने विचार लिखिए। आज तक हमने कभी अन्न बैंक का नाम नहीं सुना है, पर यदि इस तरह का कोई बैंक खुलता है तो निश्चित ही जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान से कम नहीं होगा। जो गरीब, मजबूर या लाचार लोग हैं, उन्हें कभी भूखे सोने की नौबत नहीं आएगी। अक्सर देखा जाता है कि होटलों, रेस्टोरेंट और शादी ब्याह में बचे हुए खाने का दुरुपयोग होता है, वैसे ही फेंक दिया जाता है। यदि वही खाना जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके तो उनका पेट भर जाए। दूसरी तरफ अन्न बैंक में कुछ अन्न जमा करके जरूरतमंद तक पहुंचाया जा सकता है। बेशक यह परोपकार का कार्य होगा। बहुत से ऐसे धर्म कर्म वाले व्यक्ति भी सहायता करना चाहते हैं, उन्हें भी एक माध्यम मिल जाएगा। इसके माध्यम से भूख पीड़ितों को भरपेट भोजन मिल सकेगा। ये देखिए अभिव्यक्ति वाला प्रश्न है, इसमें आपके विचार थोड़े अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की सोच और उसकी क्षमता, नजरिए पर जो है निर्भर करता है अपना विचार। तो आप अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। शिक्षा से वंचित बालकों की समस्याएं, इस विषय पर अपना मत लिखिए। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हर एक बालक को है। भारत सरकार ने इसी आधार पर सर्व शिक्षा अभियान चलाया, जिसके आधार पर 7वीं तक की शिक्षा एकदम मुफ्त अर्थात निशुल्क में देने की योजना बनाई। इसे अनिवार्य शिक्षा का कानून बनाया है। वैसे भी देखा जाए तो अशिक्षा के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले जीवन स्तर औसत दर्जे के नीचे होता है। बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। अशिक्षा के कारण सरकारी योजनाओं की पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती है या उससे वंचित रह जाते हैं। अशिक्षा के कारण ही नासमझी और समायोजन की कमी होती है। अतः इन समस्याओं से बचने के लिए शिक्षा आवश्यक है, और इसमें सरकार की योजनाओं के साथ साथ हमें भी सहयोग करना चाहिए। शिक्षा से वंचित होने के कारण वे कम उम्र में मजदूरी की तरफ बढ़ जाते हैं। शिक्षा के माध्यम से बाल मजदूरी से भी बचाया जा सकता है। इस तरह से देखा जाए तो शिक्षा का बहुत महत्व है, और शिक्षा दिया जाए तो जो वंचित बालकों की समस्या है, उन समस्याओं से उन्हें बचाया जा सकता है, उनकी जीवन की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न। उषा की दीपावली लघु कथा द्वारा प्राप्त संदेश लिखिए। मतलब जो पहली छोटी लघु कथा कहानी है, उसका संदेश क्या है। उषा की दीपावली, यह श्रीमती
संतोष श्रीवास्तव जी द्वारा लिखित एक सुंदर मर्मस्पर्शी अर्थात हृदय को छू देने वाली लघु कथा है या छोटी कहानी है। इस पाठ की छोटी उषा एक संवेदनशील लड़की है जिसके हृदय में दया और सहानुभूति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। दीपावली के अवसर पर वह देखती है कि सफाई का काम करने वाला बब्बन नरक चौदस पर जलाए हुए आटे के दीपक कूड़े कचरे के डिब्बे में न फेंकते हुए अपनी जेब में रख रहा है। बबन इतना गरीब था कि ये दीपक सेंक कर खाना चाहता था। ये आटे के दीप जिसे लोग कचरे में फेंकते हैं वे किसी का पेट भरने के भी काम आते हैं। यह सुनकर यह जानकर उषा को तकलीफ होती है। शादी ब्याह में लोग प्लेटों में जरूरत से ज्यादा खाना लेकर बाद में बचा हुआ खाना फेंक देते हैं। यह दृश्य उषा को याद आया और उषा के आंखों में आंसू उमड़ आए। उषा तुरंत निर्णय करती है और दीपावली के पकवान बबन को देकर सच्ची खुशी महसूस करती है। इस कहानी से अन्न की बर्बादी टालकर बचा खुचा अन्न गरीबों तक पहुंचाने का संदेश मिलता है। देने की खुशी महसूस करने का अनोखा संदेश इस कहानी से मिलता है। कहने का तात्पर्य ये कि सीख क्या है, संदेश क्या है कि हमें अन्न की बर्बादी नहीं करनी चाहिए और जो दूसरे अन्न के लिए तरस रहे हैं, जो भूख से पीड़ित हैं, उन तक हमें अन्न पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, उनसे संपर्क करके हमें सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। अगला जो है प्रश्न, मुस्कुराती मुस्कुराती चोट शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। मुस्कुराती चोट एक प्रेरणादायी लघु कथा है। इस कथा का बबलू अभाव में जीता है, अभाव कमियों में, आर्थिक तंगी में। पिता को बीमारी, मां का संघर्ष देखकर खुद भी घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करता है। किताबें न मिलने से उसकी पढ़ाई रुक गई है। बबलू एक दिन एक घर में रद्दी लेने के लिए जाता है तो उसकी बाल मजदूरी पर बिना वजह उसके माँ बाप को दोष देकर मालकिन ताने मारती है। मालकिन की लड़की जब रद्दी को किताबें उसकी पढ़ाई के लिए मुफ्त में देना चाहती है तब मालकिन विरोध करती है। किताबें लेकर वह पढ़ाई करेगा, इस पर अविश्वास प्रकट करती है। ये बातें बबलू के मन को चोट पहुंचाती है। परंतु बाद में जब मालकिन को पता चलता है कि उन किताबों को रद्दी में बेचने के बजाय उसने खुद की पढ़ाई के लिए किताबें अलग रखी हैं, तो उसे अपने अपशब्दों पर पछतावा होता है और वह बबलू की आगे की पढ़ाई का सारा खर्चा स्वयं उठाने का निश्चय करती है। इससे बबलू को चोट मुस्कुराहट में परिवर्तित होती है। बबलू को जो चोट लगती है, जिसको जो आघात लगता था लगा है, उसका जो अभिमान प्रभावित हुआ था वो मुस्कुराहट में बदल जाता है। दिल की चोट अब खुशी में बदलती है। अतः सुखांत वाली इस लघु कथा को मुस्कुराती चोट यह शीर्षक दिया गया है, जो कि एकदम सार्थक है, सटीक है, उपयुक्त है। इस तरह से मुस्कुराती चोट शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट होती है और सिद्ध होती है। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न। संतोष श्रीवास्तव जी लिखित साहित्यिक विधाएं, कहानी, उपन्यास, लघु कथा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण। उनकी साहित्यिक विधाएं यहाँ पर देखिए, लघु कथा के पहले ला आ गया है और ललित निबंध के पहले ला आ गया है, उसको नजरअंदाज करिए। अन्य लघु कथाकारों के नाम, डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष शुपेकर, कमल चोपड़ा आदि। आप लोगों को लघु कथाएं, कहानी और उसका स्वाध्याय का शब्द संपदा जो भी यहाँ पर दिया गया है,
अच्छा लगा होगा। निश्चित ही इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि कहीं पर कुछ समस्या है तो कमेंट करके मुझे अवगत कराएं। मैं समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। जय हिंद।